गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड टीम मेंबर्स। जैसे आज थोड़ा सा सेशन स्टार्ट करने से पहले जो मेरा एक व्यू है मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। अब बेसिकली जब भी मैं इंडिया लेवल में जाता हूँ, घूमता हूँ, क्लाइंट लोग से मिलता हूँ, पार्टनर लोग से मिलता हूँ, नॉर्मली देखा गया है कि हमें सबको ये पता है कि इक्विटी में पैसा बनता है। हम लोग सबको पता है कि हम लोग जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, पीएमएस में पैसा लगाते हैं तो पैसा बनता है, शेयर बाजार पैसा दिया है। लेकिन जैसे ही हम पार्टनर से मिलते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक क्वेरी आती है सामने से, या एक आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं मन में एक रहता है कि जब सर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, डायरेक्ट स्टॉक लेते हैं तो पैसा नहीं बनता है। मतलब हम लोग सबको ये पता है कि म्यूचुअल फंड में, पीएमएस में, एआईएफ के थ्रू जब हम लॉन्ग इन्वेस्टिंग करते हैं तो पैसा बनता है। लेकिन जैसे ही डायरेक्ट स्टॉक का बात आता है, या ट्रेडिंग का बात आता है, या स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट का बात आता है, वहां पे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को, पार्टनर्स को ये लगता है कि सर स्टॉक मार्केट में जब भी हम पैसा लगाते हैं तो पैसा नहीं बनता है। क्या क्या चीज है, क्या क्या रीजन है जिसके चलते पैसा बनता है, और क्या चीज है जिसके चलते पैसा नहीं बनता है। उसके बाद हमारी रिसर्च टीम कैसे आपको सपोर्ट करती है, क्या हम रोल प्ले करते हैं कि आपका पैसा बने। एटलीस्ट आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाएं या ट्रेडिंग में पैसा आप अगर लगा रहे हैं तो आपका नुकसान नहीं हो। तो हमारा जो भी हर मंथ जो हमारा मंथली मीटिंग रहता है, या जो हमारी पूरी ब्रोकिंग की टीम है, इंडिया लेवल में जो टीम है, जो भी हमारे पार्टनर से, क्लाइंट से मिलती है, हम लोग हर वक्त इसी इंटेंशन से बात करते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक में जब आप पैसा लगाएं तो एटलीस्ट आपका नुकसान नहीं हो। और क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या मेजर्स, क्या क्या चीज आपको करनी चाहिए जिससे कि एटलीस्ट आपका प्रॉफिट बने, आपको लॉस नहीं हो। तो कुछ चीज जो ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो मैं जो सीखा हूँ, या मैं खुद भी स्टॉक इन्वेस्टिंग करता हूँ, तो क्या चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, या हमारे जो क्लाइंट जिन्होंने पैसा बनाया है, या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनको मैं सुनता हूँ, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, चाहे आप अभी केडिया जी को सुनते होंगे, तो आपको क्या ब्रॉडली एक सीखने मिलता है कि उन्होंने कैसे स्टॉक इन्वेस्टिंग से भी पैसा बनाया है। थोड़ा हम लोग उसको एक स्टोरी की तरह समझने का आज कोशिश करेंगे। उसके बाद जो प्रदीप भाई हमारे रिसर्च हेड है वो बताएंगे कि कैसे वो आपको एक वैल्यू इनपुट देते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है 15 साल 20 साल का, वो जो चार्टिंग करते हैं उससे कैसे हमारे क्लाइंट्स को फायदा हो। निहाल जो हमारा रिसर्च फंडामेंटल डेस्क देख रहा है, वो कहाँ फंडामेंटल एनालिसिस करता है, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे रोल प्ले करती है, पूरा एक जो आप पूरा एक रिसर्च जो जिससे कि हमारे क्लाइंट्स को फायदा हो, बेसिकली हम लोग आधे घंटे 1 घंटे में आगे जाके यही डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि हमें सब पता है कि इक्विटी में पैसा बनता है। इक्विटी मतलब जहां हम लोग बोलते हैं कि आपने कहीं कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक बेसिकली एक कंपनी है जो रन कर रही है, कंपनी को एक प्रमोटर है जो उसको चला रहा है, वहां वो प्रॉफिट कमा रहा है, आपने उसमें हिस्सेदारी ली, और जैसे जैसे कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगी आपका भी स्टॉक प्राइस बनना चाहिए। अब जब हम लोग म्यूचुअल फंड एंगल से देखते हैं, हम लोग पीएमएस के एंगल से देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि भाई मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, वहां 5 साल 7 साल में पैसा बना। अब आप उसको थोड़ा सा और डीपली बाइफरकेट करो, आप देखो वहां पे क्यों पैसा बनता है। वहां पे मेजरली पैसा बनता है क्योंकि वहां पे जो फंड मैनेजर है वो एक्सपर्ट है, वो इंडस्ट्री में वेटरन्स है, उनका आज इंडस्ट्री में 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब आप वहां पैसा लगाते हो तो आपको पता है कि कोई एक्सपर्ट आपको आपका फंड मैनेज कर रहा है, उसका एक फंडामेंटल है, उसके पास एक टीम है, और जो मेन चीज है वो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो वो जो बेसिक चीजें जो रिक्वायर्ड है इक्विटी में पैसा बनाने के लिए, वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ में कर रहा है। उसने क्वालिटी स्टॉक बाई किए, उसने सेक्टर वाइज एलोकेशन किया, उसने थीम वाइज एलोकेशन किया, उसने डाइवर्सिफिकेशन किया। और वहां जब हम लोग एंट्री करते हैं, मेरा भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो हमें पता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होराइजन है वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का है। लेकिन जैसे हम इक्विटी में स्टॉक में आते हैं, डायरेक्ट स्टॉक में आते हैं, आप खुद सोचो क्या हमारा वो सारा जो एक्सपर्टाइज है, टाइम होराइजन है, क्या वो वैसा का वैसा रहता है। यहाँ पे सबको पता है कि हमारा जो टाइम होराइजन है वो हर क्लाइंट के हिसाब से एक डिफरेंट माइंडसेट का इन्वेस्टिंग रहता है। तो मैं सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ, पैसा बनता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम जिस माइंडसेट से स्टॉक, डायरेक्ट स्टॉक लेने जा रहे हैं, क्या वो माइंडसेट मेरे पास है।
क्या वो एक्सपर्टाइज जो फंड मैनेजर्स का जो म्यूचुअल फंड में या पीएमएस में जो एक्सपर्टाइज रहता है, पोर्टफोलियो में रहता है, क्या वो एक्सपर्टाइज हमारे पास है? क्या हम उतना रिसर्च कर रहे हैं? क्या हमारे पास उतनी टीम है? नहीं है। तो कैसे हम लोग उस चीज को थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं? यही हमारी टीम बार बार जो हर मंथली मीटिंग करते हैं उसमें हम लोग इसी चीज को बेसिकली डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा स्टोरी एंगल से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जिनको लगता है कि नहीं मेरे पास एक्सपर्टाइज है, नॉलेज है, टाइम है, पेशेंस है, मैं डाइवर्सिफाइड करता हूँ, वहां मेरे ख्याल से पैसा बनता है। मैंने खुद का भी जो एक्सपीरियंस किया है, अच्छा स्टॉक अगर हम लोग लेते हैं, होल्ड करते हैं, टाइम देते हैं, तो पैसा बनता है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इस चीज पे थोड़ा सा और आगे जाके डिस्कस करते हैं। अभी जैसे हम लोग आज जो डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ हम लोग सबको लग रहा होगा कि मार्केट तो बहुत गिर गया है या स्टॉक बहुत गिरा गया। तो हमने एक सिंपल हीट मैप बनाया, अगर आप देखोगे इसमें तो आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स फिर से कहीं ना कहीं टॉप के आसपास पहुंच गया है। जब मैं इंडेक्स की बात करता हूं तो निफ्टी है, सेंसेक्स है, या मिड कैप निफ्टी है, जितना भी सेक्टर इंडाइसिस आप उसको देख सकते हो। तो निफ्टी जो ब्रॉडर इंडेक्स हम लोग बोलते हैं, जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं एक पूरा पिक्चर को रिफ्लेक्ट करता है, अगर आप निफ्टी 550 देखेंगे तो उससे 3% टॉप से गिरा हुआ है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो मार्केट पिछले साल सितंबर में टॉप बनाया था, वहां से मार्केट सिर्फ 3% डाउन। ठीक है। मार्केट सिर्फ 3% डाउन है, निफ्टी 3% डाउन है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो लगभग टॉप के आसपास, सिर्फ 1% डाउन। तो मार्केट वहीं का जहां था पिछले साल पूरे टॉप के आसपास वहीं आ चुका है। लेकिन इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पैसा बनाए हैं या कहाँ पैसा आपने नहीं बनाया है। अब आप एनर्जी देखो, निफ्टी एनर्जी वो अभी 19% डाउन, मतलब किसी ने अगर एनर्जी स्टॉक्स एक साल पहले लिए थे तो वहां से वो एनर्जी स्टॉक्स आज 20% के आसपास डाउन। एफएमजीसी स्टॉक्स आपने लिया तो 16% डाउन है। आईटी स्टॉक्स आपने लिया तो 15% डाउन है। रियल स्टॉक स्टॉक देखे तो 15% डाउन है। ऑटो स्टॉक्स आप देखें तो 15 13 14 15% डाउन है। मेटल इंडेक्स आप देखोगे तो 8% डाउन है। फार्मा वहीं पे 6% डाउन है। बताने का, डिस्कस करने का एक ही इंटेंशन है कि बाजार फिर कहीं ना कहीं घूम के 8 महीना 10 महीना में फिर टॉप के आसपास आ गया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंडेक्स अगर टॉप में आ गया है तो आपके जो स्टॉक्स है या आपने किसी सेक्टर में पैसा लगाया था वो भी फिर से टॉप आ गया। और नॉर्मली ये देखा कि क्लाइंट जो है, सिंपल एक क्लाइंट जो कि मार्केट को नहीं समझता है या फिर उतना नॉलेज नहीं है, तो वो जब भी बाजार में कोई तेजी आती है या पर्टिकुलरली किसी सेक्टर में तेजी आती है, तो हम लोग सब ह्यूमन बायस होके उस तेजी में ही उस स्टॉक में पैसा लगाते हैं। ये हरदम देखा गया है। जैसे अगर मान लो 3 महीना अगर आपको लगे कि नहीं अचानक बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी आ गई, तो हम और आप नॉर्मली क्या करेंगे, जिस स्टॉक में तेजी आ रही है, जिस सेक्टर में तेजी आ रही है, हम लोग उसी में पैसा लगाते हैं। और हमें पता नहीं चलता है कि वो कहीं ना कहीं सेक्टर टॉप बना रहा है। और ये साइकिल है पूरा। वो टॉप बनाएगा, वहां क्लाइंट एंट्री करेगा, फिर वो टॉप से धीरे धीरे करके सेक्टर नीचे आने लगेगा। तो ये सब, तो आप जितना स्टडी करोगे, जितना आप समझोगे, आप प्रूडेंट की रिसर्च टीम का हेल्प लोगे, आप जितने मार्केट में रहोगे, तो ही आपको पता चलेगा कि जिस सेक्टर में या जिस स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं, कहीं वो साइकिल में टॉप पे तो नहीं है। वो टॉप पे है तो क्या वो वैल्यूएशन वाइज महंगा है कि नहीं है। ये सारी चीज हमने ऑब्जर्व की है, तब हमें समझ में आया कि जब हम लोग क्लाइंट से मिलते हैं, पार्टनर से मिलते हैं, तो हमें क्लाइंट कई बार बोलते हैं हमको जी पैसा नहीं बनता। तो पैसा क्यों नहीं बनता? आप ये सब चीज सोचो। आप बाजार फिर से वहीं आ गया, लेकिन आपने किसी अगर एनर्जी स्टॉक में पैसा लगाया होता तो वो 20% डाउन। क्योंकि जब आपने पैसा लगाया वो सेक्टर का टॉप बन रहा था, वो सेक्टर ओवर वैल्यूड होने वाला था, हो चुका था ऑलरेडी। तो वहां पे आपने पैसा लगाया, फंस गया, बाजार नीचे आ गया। आपको लग रहा है सर बाजार तो फिर से वहीं पे टॉप के आसपास आ गया, निफ्टी सर वहीं पर है, बैंक निफ्टी वहीं है, लेकिन मैंने जो स्टॉक लिया वो तो 20% डाउन। तो ये सारी चीज जो है, ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझना बहुत जरूरी है। एमएफ में फंड मैनेजर समझता है, उसकी टीम समझती है, रिसर्च होती है, तो वो वहां पैसा नहीं लगाता है जहां सेक्टर ओवर वैल्यूड है या इंडाइसिस ओवर वैल्यूड है। वो वही सेक्टर में पैसा लगाता है जो अंडर वैल्यूड है, जो नहीं परफॉर्म किया है और जो चलने वाला है, ना कि जो चल चुका है। तो ये एक डिफरेंशिएट मैंने जब ऑब्जर्व किया कि क्यों एज अ क्लाइंट डायरेक्ट स्टॉक में पैसा नहीं बनता, वहीं पे पीएमएस है या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वहां पैसा बनता है। सेकंड, हम लोग लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था अप्रैल में कि हमें खुद नहीं पता है कि स्टॉक में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए।
जैसे हम लोग अगर मान लीजिए एफडी में पैसा रखते हैं तो हमें पता है कि हमारा रिटर्न लगभग 6-7% आएगा। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं देखता हूँ निफ्टी का क्या हिस्टोरिकल रिटर्न है। निफ्टी का मान लीजिए हिस्टोरिकल रिटर्न 12% 15% के आसपास है, तो हमें पता है कि हमारा रिटर्न जो है वो निफ्टी के बराबर या उसका जो रिलेटिव बेंचमार्क है उसके आसपास आएगा। लेकिन जैसे हम स्टॉक में पैसा लगाते हैं, हमें खुद नहीं पता कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। हम ये नहीं समझ पाते कि हम ये पैसा अगर हमारे पास अगर मान लीजिए तीन तरह का इन्वेस्टमेंट का एसेट्स क्लास है, रियल एस्टेट, गोल्ड सिल्वर और मान लीजिए इक्विटी, एफडी भी है। तो आपके पास अगर 100 रुपीज है, आप अगर एफडी में पैसा लगाते हैं तो आपको एक साल में 7% रिटर्न मिलेगा। ठीक है। बजाज ऑटो में जैसे एग्जांपल लिया, बजाज ऑटो में अगर किसी ने एक साल में पैसा लगाया तो 11% माइनस है। सीसीएल प्रोडक्ट जो स्टॉक है उसमें किसी ने पैसा लगाया एक साल में तो 51% पॉजिटिव रिटर्न है। इसी को थोड़ा लंबा लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स क्लास में देखते हैं। तो एफडी में किसी ने 1 लाख रुपया लगाया 2 साल के लिए तो 14.5% का रिटर्न आया है। बजाज ऑटो में पैसा लगाया तो 75% का रिटर्न आया है। सीसीएल प्रोडक्ट में 2 साल में पैसा लगाया तो 26.5% का रिटर्न आया है। वहीं पर जो निफ्टी है उसने 42% का रिटर्न दिया है। और थोड़ा लंबा समय अगर आप देखें तो निफ्टी 500 जो ब्रॉडर बेंचमार्क है उसका रिटर्न लगभग 70% का है। एफडी में आपने पैसा लगाया तो 22.5% का रिटर्न आया है। और यही आप बजाज ऑटो, सीसीएल प्रोडक्ट या अच्छा क्वालिटी स्टॉक जो अंडर वैल्यूड था 3 साल पहले, 2 साल पहले, अगर आप उसमें पैसा लगाते सीसीएल प्रोडक्ट जैसा, तो आपको 121% का रिटर्न आया है। सिंपल कहना मैं यही चाह रहा हूं कि हमें जब भी इक्विटी में, डायरेक्ट स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, जब आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका 1 लाख रुपया आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट आपके पास एफडी है। दूसरा इन्वेस्टमेंट आपके पास गोल्ड सिल्वर है, वहां भी आप पैसा लगा सकते हो। तीसरा आपके पास रियल एस्टेट है, वहां भी पैसा लगा सकते हो। चौथा मैं जस्ट इन कंपैरिजन लेता हूं, आपके पास एक अच्छा स्टॉक है, रिसर्च स्टॉक है, अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं तो आप देख सकते हैं 3 साल में आपको पीयर टू पीयर अगर जितने भी एसेट्स क्लास है इन्वेस्टमेंट की, वहां आपको क्या रिटर्न है। तो स्टॉक इन्वेस्टिंग करते वक्त आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपका पैसा कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट्स क्लास में रहता है क्या उससे बेहतर उस पर्टिकुलर स्टॉक में कर सकता है कि नहीं। और यही एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका होना चाहिए। आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ये नहीं होना चाहिए कि बैंक एफडी में 7% मिल रहा है तो मैं कोई स्टॉक लूं तो मेरे को हर महीना 7% मिल जाए, या हर महीना हर दिन 7% वो जंप मारे, ऐसा नहीं होगा। उस एक्सपेक्टेशन के साथ जब क्लाइंट शेयर बाजार में आता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। उसको ये एक्चुअल नहीं पता है कि इक्विटी का रिटर्न जो होता है वो 12 13 14% ही आएगा। इंडियन स्टॉक में अगर वो पैसा लगाता है तो इंडियन स्टॉक का जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं उस कंपनी के अर्निंग से रिलेटेड होता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक होता है। और उसको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि वही पैसा अगर वो बाकी एसेट्स क्लास में लगाए, चाहे वो गोल्ड सिल्वर में लगाए, चाहे रियल एस्टेट में लगाए, चाहे एफडी में लगाए, उससे वो इक्विटी स्टॉक का रिटर्न उससे बेहतर करना चाहिए। जैसे ही एज अ क्लाइंट हम समझेंगे, हम अपने क्लाइंट को समझाने की कोशिश करते हैं। और एज अ क्लाइंट जब मैं ये समझता हूँ और मेरे को लगता है कि नहीं, मैंने जो स्टॉक रिसर्च के बेसिस पे लिया वो मेरे एफडी से बेटर कर रहा है, मेरे म्यूचुअल फंड से बेटर कर सकता है, उसकी अर्निंग्स अच्छी होगी, तो आई थिंक आई वुड बी ए सेटिस्फाइड इन्वेस्टर इन डायरेक्ट स्टॉक। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग को खुद पहले समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता क्या है, होता क्या है। आप अगर ये एक हाइपोथेटिकल, आप अगर फिगर लेके चल रहे हैं, नहीं मैंने स्टॉक में आज पैसा लगाया, मेरे को 10 दिन के अंदर 15% स्टॉक बढ़ जाए, सर वो लक है प्योर। वो आपका बोनस है, वो कभी हो भी सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा। उस थॉट के साथ अगर क्लाइंट आता है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मेरे हिसाब से वो थॉट नहीं रखना चाहिए। आपका सिंपल थॉट एक ही चीज होना चाहिए कि आप जो स्टॉक ले वो क्वालिटी स्टॉक हो, और उसका अर्निंग्स जैसे जैसे बढ़ता है 10% 12% 15% से आपका फंडामेंटल स्टॉक का रिटर्न वही आना चाहिए। और आपका पैसे का जो रिटर्न है वो आपका बाकी एसेट्स क्लास से बेहतर होना चाहिए। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा और फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या चीज है जिसके चलते जो चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो चीज आप नहीं करें। तो हमारे हिसाब से, जो हमारी टीम के एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, एटलीस्ट आपका पैसा नुकसान नहीं करे। आप अगर डिसिप्लिन हो तो पैसा आपका जरूर बनेगा, लेकिन एटलीस्ट आप ये सब चीज नहीं करें तो आपको, आपका नुकसान नहीं होगा। जो एक एक्सपीरियंस रहा गया है कि सर हम स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो पैसा नहीं बनता है, वो एक्सपीरियंस हमारे हिसाब से आपका कहीं ना कहीं वो एक बेटर एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए हम लोग जो बार बार बोलते हैं, आप पेनी स्टॉक मत लो। आपको कुछ भी लगे, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया शेयर, अचानक देख के आप उसमें एंट्री मत करो।
अवॉइड पेनी स्टॉक। डाइवर्सिफिकेशन जो मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप देखोगे कि आज के दिन में चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे पीएमएस हो, जितने भी एक्सपर्ट पोर्टफोलियोज बनाते हैं, वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है। उस डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? सिंपल टर्म्स में अगर आप देखो, आपको 1 लाख रुपया लगाना है शेयर बाजार में, आपको 1 लाख रुपए का स्टॉक लेना है, आप सिंपली 1 लाख रुपया 12 से 15 स्टॉक पे लगाओ। आप हर स्टॉक 7,000, 8,000, 10,000 रुपए तक का लो, ताकि आपका 1 लाख रुपया कम से कम 10 से 15 स्टॉक में लगा हुआ है। आप इतना भी डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हो, बाजार में कोई मंदी आ जाती है, बाजार कभी अगर क्रैश होता है, तो आप देखना आपको कोई मेजर नुकसान नहीं हो। और वही पोर्टफोलियो, वही डाइवर्सिफिकेशन आपका अगर अच्छा क्वालिटी स्टॉक में है, जब भी बाजार दोबारा बढ़ेगा, जब बाजार में जब से फिर से अगर बुल रन आएगा, तो आपका जो डाइवर्सिफाइड अच्छे स्टॉक का पोर्टफोलियो है, वो फिर से आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट क्रिएट करके देगा। तो दो मेजर चीज है, कोई भी स्टॉक में आप एंट्री नहीं करें, और डाइवर्सिफिकेशन जो हम लोग बार बार बोलते हैं, यही यही प्रिंसिपल्स अगर आप देखोगे तो आपको म्यूचुअल फंड पीएमएस में मिलेगा। आपको डाइवर्सिफाइड रहना है। र्यूमर बेस्ड इन्वेस्टिंग, कोई भी खबर कहीं पर भी आ गई नहीं, ये जरूरी नहीं कि कोई भी र्यूमर आपके पास आया, कोई भी खबर आएगी तो उसका प्राइस पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा। हो सकता है उसका प्राइस पे इंपैक्ट पॉजिटिव शॉर्ट टर्म पे आए, हो सकता है लॉन्ग टर्म पे उस पर नेगेटिव इंपैक्ट भी है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कोई भी चीज का कोई अगर र्यूमर बाजार में आ रहा है, तो तुरंत उस पर जम करके वो स्टॉक हमारे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। बैड क्वालिटी एवरेजिंग कोई स्टॉक है जो अगर मान लिया प्राइस लगातार गिर रहा है, जैसे हमने पास में जेट एयरवेज भी देखा, काफी स्टॉक ऐसे एग्जांपल में है जिनका लगातार कैश फ्लो नेगेटिव है, अर्निंग्स में कहीं कोई अपग्रेडेशन नहीं आ रहा है, कंपनी डेट में चल रही है, वैसे स्टॉक में क्लाइंट को लग रहा नहीं, वो 450 में लिए थे, 400 हो गया फिर एवरेजिंग कर ले, 300 हो गया फिर एवरेजिंग कर ले, 200 हो गया फिर एवरेजिंग कर ले, 5 रुपया हो गया तब तक लोग एवरेजिंग करें। तो वो हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स एटलीस्ट इस सेशन से ये चीज लेके जाए कि कोई बैड क्वालिटी स्टॉक है या फॉलिंग स्टॉक है, उसमें हम लोग एवरेजिंग का फंडा नहीं लगाए। फिर वही है, प्रोफेशनल्स को हम लोग फॉलो करें। आप प्रूडेंट को फॉलो करे हो, या कोई भी हाउस जिसको आप फॉलो करे हो, जिसको आपको लगता है कि रिसर्च अच्छा आता है, रिसर्च की रिपोर्ट अच्छे आते हैं, वो फॉलो करो। लेकिन आप रिसर्च को फॉलो करो, एक्सपर्ट्स को फॉलो करो। होल्डिंग ओवर वैल्यूड है, मैंने भी मेरी रिसर्च टीम से सीखा। हर चीज का एक दाम होता है, उस दाम के बाद अगर वो सामान का दाम अगर बढ़ गया तो वो ओवर वैल्यूड होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं ठीक है, आईफोन आज के दिन में 1 लाख रुपए का फोन है लगभग, मान लीजिए उसकी वैल्यू अगर मान लीजिए मार्केट में 2 लाख रुपए में बिकने लगी, 2 लाख रुपए की वो चीज नहीं है, वहां हमें उसके बेच देना चाहिए, उसको एग्जिट कर देना चाहिए। तो कोई भी स्टॉक जब ओवर वैल्यूड हो जाता है, जब दाम उसका हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें एग्जिट भी जरूरी है। ये भी समझना पड़ेगा। नॉर्मली इन्वेस्टर को क्या लगता है, अच्छा ठीक है सर मैंने 100 में लिया, 200 हो गया, मेरे पास पड़ा है पड़ा नहीं, लेकिन वो ओवर वैल्यूड हो चुका, उसका वैल्यूएशन टर्म्स में, फंडामेंटल टर्म्स वो चीज 100 की 200 हो चुकी है। अब अगर आप एग्जिट नहीं करोगे या आप उसको इंक्रीज नहीं करोगे, अपनी होल्डिंग में से थोड़ा प्रोपोर्शनेट आप स्विच नहीं करोगे दूसरे अच्छे क्वालिटी स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट को उसमें पछतावा होगा, जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को अवॉइड करना चाहिए। ये हो गया कि इन्वेस्टर्स को क्या क्या चीज अवॉइड करना चाहिए। ट्रेडर्स में हम लोग आते हैं जो कंसंट्रेटेड बेट है, स्टॉप लॉस बहुत मैंडेटरी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका टाइम होराइजन बहुत शॉर्ट टर्म का है, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। इमोशनल बेट नहीं लेना चाहिए। कई बार लगता है कि कोई भी न्यूज आया, कोई भी स्पाइक आ रहा है स्टॉक में, हम लोग उसमें एंट्री कर दी है, वो हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए। और ओवर चर्निंग, जो एक बेसिकली हम लोग ट्रेडिंग का जो फंडामेंटल बोलते हैं कि ट्रेडिंग में ये सारी चीजें जरूरी है, वो हम हमारे क्लाइंट को हम लोग चाहते हैं कि आप अवॉइड करिए। अब प्रूडेंट एज ए सोल्यूशन आपके लिए क्या लेके आए, ये थोड़ा सा मैंने इमेज आज बनवाया है। तो बेसिकली हम लोग जब बोलते हैं कि हर क्लाइंट का अपना एक टेम्परामेंट होता है, हर आदमी का एक रिस्क एपेटाइट होता है, हर आदमी का एक अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। तो आपकी थॉट में, अगर आप एज ए डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपके थॉट में क्या होना चाहिए? पहले ये समझना पड़ेगा कि मेरा टेम्परामेंट क्या है। मैं अगर 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो मेरे को कोई बोलेगा कि 25 दौड़ो, तो मैं उसके बोलने के हिसाब से 25 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता हूँ। ये हमें खुद समझना पड़ेगा, मैं ये खुद समझता हूँ। तो आपको भी एज ए क्लाइंट आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है, आपके लिए क्या बेहतर है, आप किसमें कंफर्टेबल है। तो जस्ट टाइम होराइजन के हिसाब से हमने ये निकाला है कि अगर कोई क्लाइंट इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट रखता है, उसका टेम्परामेंट 1 से 3 साल का है, तो प्रूडेंट एज ए रिसर्च हाउस उसको प्रूव आइडिया, जो हमारा रिसर्च स्टॉक है, जो आगे जाके आपसे निहाल और डिस्कस करेगा कि हमने लास्ट में 3 साल 5 साल में क्या क्या स्टॉक दिए थे, और आगे हमारा अभी क्या क्या स्टॉक हमने रिसेंटली रिकमेंड किए।
तो एज अ क्लाइंट आपको खुद समझना है कि आपका टेम्परामेंट क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अब मैं एज अ क्लाइंट ये समझता हूँ कि मेरा रिस्क एपेटाइट 3 साल का है। मैं जो भी स्टॉक लूंगा या जो भी मेरे पास पैसा है, मैं जो इन्वेस्टमेंट करूंगा वो मैं मेरे को 3 साल की जरूरत नहीं है। मैं स्टॉक ले रहा हूँ 3 साल के लिए, मेरे को 3 साल से पहले इसमें नहीं सोचना। तो प्रूडेंट एज अ रिसर्च हाउस आप बोल सकते हैं, हम लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं प्रू आइडिया स्टॉक। जहां मैं प्रू आइडिया की बात करता हूं तो वो पूरा फंडामेंटल स्टॉक है। मतलब फंडामेंटल का मतलब हो गया हर क्वार्टर की कंपनी की जो रिजल्ट आ रहा है, उसका जो अर्निंग्स अपग्रेड हो रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, उसका मैनेजमेंट आगे क्या सोच रहा है, उसका नंबर्स क्या बोल रहा है, उसके बेसिस पे वो 100 रुपए का स्टॉक हमने अगर रिकमेंड किया तो आगे 1 साल में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या बढ़ेगी, तो उसका प्राइस 100 का 125, 125 का 150, 150 का 175, 200 रुपए तक जा सकता है। और ये जो स्टॉक हम लोग रिकमेंड करते हैं उसकी पूरी एक फंडामेंटल रिपोर्ट जनरेट होती है, और हम लोग उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी ट्रैक करते हैं। हमारी रिसर्च टीम पूरी क्वार्टरली उसको ट्रैक करती है, रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं हम लोग, मैनेजमेंट से मिलते हैं। ये सारा प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। तो एज ए सोल्यूशन, आपको लगता है कि नहीं आपका माइंडसेट 3 साल का है, आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आप ट्रू आइडिया स्टॉक ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको लगता है कि नहीं सर मेरा तो सर 3 साल का टाइम होराइजन नहीं है, हम 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और मेरे पास जो पैसा है सर मेरे को वो 3 साल मैं इन्वेस्टेड रह भी नहीं सकता हूँ। मेरे को ऐसा स्टॉक आप रेकमेंड करो जो कि मेरे को 1 साल के अंदर अंदर प्रॉफिट दे। तो वहां पर भी हमारी रिसर्च टीम ने सोल्यूशन निकाल के दिया है। हमारे जो रिसर्च हेड है प्रदीप चंदानी, उनका टेक्निकल फंडामेंटल सब एस्पेक्ट से काफी पुराना लंबा एक्सपीरियंस रहा है। वहां से वो प्रू ग्रो स्टॉक जनरेट होता है। वो कैसे जनरेट होता है उसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में प्रदीप भाई बताएंगे। जस्ट मैं एज अ क्लाइंट को सोल्यूशन देने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल का नहीं है, आपको लगता है नहीं मेरे को 3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर मेरे पास पैसा है, मैं इसी इसी टाइम होराइजन के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, प्रूडेंट रिसर्च हाउस की तरफ से आपको सोल्यूशन में प्रू ग्रो स्टॉक रेकमेंड किया गया। तो आप प्रू ग्रो स्टॉक आराम से आंख बंद करके ले सकते हैं, जहां पे आपको फंडामेंटल भी मिलेगा, टेक्निकल भी मिलेगा, और आप पास्ट अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो ये हमने इस सोल्यूशन के एंड से हमारे क्लाइंट्स के लिए रिकमेंडेशन बनाया है। फिर आपको लगता है नहीं सर मेरे को तो ऐसा स्टॉक भी आप बताइए जहां पे मेरा माइंडसेट सर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का है, मेरे पास 1 साल का टाइम होराइजन भी नहीं है, मेरे पास फंड भी नहीं है, मेरे को पैसा भी जरूरत पड़ेगा। आप कुछ ऐसा स्टॉक बताओ जो मैं 1 से 3 महीना होल्ड करूं। वहां पे टेक्निकल डेस्क से हमारा ट्रू अल्फा कॉल जनरेट होता है, जहां पे टेक्निकली जो कंपनी हम लोग को लगती है स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो स्टॉक हम लोग प्रदीप भाई रिसर्च देते हैं। वो स्टॉक आप 1 से 3 महीना के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक वहां पर ब्रेकआउट है, वो स्टॉक का भी परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा क्या है कि हम लोग जो इंडेक्स 500 है, निफ्टी 500 के बियॉन्ड हम लोग स्टॉक रिकमेंड नहीं करते। तो आप अगर अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छा स्टॉक में फंस भी गए, बाजार गिर भी गया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप नहीं लगा पाए, या आपसे स्टॉप लॉस नहीं होता है, तो आप अच्छा स्टॉक में फंसे हो, एलएनटी है, मारुति, आप देख सकते हैं हमने लास्ट में जो भी ब्लू अल्फा स्टॉक रिकमेंड किया था, निफ्टी 500 स्टॉक है। तो जब भी बाजार में स्पाइक आएगा आप देखिएगा वो स्टॉक आपका फिर से घूम के वहीं पे उस प्राइस पे आएगा, और आप होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट भी देगा। तो आपका टाइम होराइजन अगर लेस देन 3 मंथ्स है, तो आप प्रू अल्फा एज अ प्रूडेंट हाउस की तरह से हम लोग आपको रिसर्च जैसे रेकमेंड कर रहे हैं, आप उसको बाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत रखना जरूरी है। एक ही स्टॉक में आप पूरा पैसा ना लगाएं। आपका अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, एक स्टॉक में 7%, 8% ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। हायर साइड आप 10% तक अपना एक स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा और एडवेंचर में हम लोग आते हैं। जब भी हम लोग डायरेक्ट स्टॉक में बात करते हैं, काफी क्लाइंट्स हम लोग को मिलते हैं जिनका टाइम होराइजन बहुत शॉर्ट टर्म का होता है, जिनको लगता है कि नहीं सर 2-3 दिन के लिए भी कुछ बताइए, मेरे को तो आज ही सर पैसा बनाना है। तो ऐसे भी टेम्परामेंट है। मैं वही वही चीज बार बार बता रहा हूँ कि पैसा बनता है इक्विटी में, हम लोग सबको पता है, लेकिन किनका नहीं बनता वो डिपेंड करेगा टेम्परामेंट पे। अगर मेरा टेम्परामेंट 3 साल का है, मैं कुछ स्टॉक लेता हूं तो मेरे को 3 साल में उसको खाली एक ही चीज देखना है कि उसका फंडामेंटल हो रहा है कि नहीं। मेरा टेम्परामेंट 1 साल का है तो मेरे को 1 साल के हिसाब से फंडामेंटल देखना है। मेरा टेम्परामेंट अगर 3 महीने का है तो जो रिसर्च कॉल से गया उसको डिसिप्लिनरी मेरे को खाली डाइवर्सिफाइड करके स्टॉक बाई करना है और स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। अब मेरा टेम्परामेंट 3 घंटे का है या पूरे 8 घंटा ट्रेडिंग आवर का ही है,
तो प्रूडेंट एज ए रिसर्च हाउस आपको सोल्यूशन में प्रूडेंट ट्रेड भी दे रहा है, जहां पे आप 2 से 3 दिन के लिए आप अच्छा स्टॉक बाई करके होल्ड कर सकते हैं, और वहां पर भी आपको एक रिटर्न मिलने की उम्मीद आप बोल सकते हैं, वहां पे स्कोप है आपके पास। और आपको लगता है कि नहीं, आपका टाइम होराइजन सिर्फ 8 घंटे का है, आपको 8 घंटे के अंदर पैसा बनाना है, जो थोड़ा मुश्किल है, तो आप प्रूडेंट का जो इंटरडे कॉल आता है, जो डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी आती है, उसको समझो, उसको इस्तेमाल करो, उसमें स्टॉप लॉस रखो। वहां हम आपको ये बोल सकते हैं कि आपका नुकसान कम से कम होगा, और आप अगर डिसिप्लिन है तो आपका पैसा बनने की पूरी चांस है। तो हमें यही समझना है बेसिकली कि हमारा जो खुद का टेम्परामेंट है, खुद का जो माइंडसेट है, खुद का जो इन्वेस्टिंग टाइम होराइजन, हम उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, एक प्रोडक्ट में ट्रेडिंग करें, और वहां पे बने रहें, तो आपका पैसा जरूर शेयर मार्केट में भी, इंडिविजुअल स्टॉक में बन सकता है। ऑप्शंस भी है, काफी क्लाइंट हम लोग सब करते हैं, हम लोग सब समझते भी हैं, मार्केट में भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर देखा जाए तो ऑप्शंस में होता है। यहाँ मैं एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ, ये थ्रिल है। ऑप्शंस देखा जाए तो बेसिकली एक हेज प्रोडक्ट है, इसको हेज की तरह वर्ल्ड लेवल में देखा गया है। लेकिन आप प्लेन वेनिला करते हो, आप ट्रेडिंग करते हो, आपको थ्रिल चाहिए, तो मेरा रिक्वेस्ट है हमारी टीम की तरफ से, आप स्टूडेंट का जो रिसर्च कॉल जा रहा है उसमें ही ऑप्शंस करो तो ज्यादा बेटर है। आपको अगर आता है, आपको समझ में आता है हेज कैसे करना है, आपको स्ट्रेटेजी बनाने आता है, तो आप बनाओ। स्टूडेंट इसमें भी एज अ सोल्यूशन आपको ऑप्शंस कॉल भी देता है, हमारे ऐप में ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज भी है, स्ट्रेटेजीज हमने डेवलप कर रखी है, आप उसको समझो। हम लोग इसका भी अलग से एक सेशन करेंगे, हमने उसको स्ट्रेटेजी लाइव भी कर दिया है। कम से कम आप अगर समझ के, जो हम लोग बोलते हैं समझ के बूझ के, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा, और पैसा बनने की बहुत उम्मीद है। मार्जिन ट्रेडिंग भी एक फैसिलिटी हमने लाई है, काफी क्लाइंट्स हमारे बोलते हैं कि हमारे पास स्टॉक पड़ा रहता है, तो हम उसको थोड़ा लीवरेज करना चाहते हैं, तो हमने देखा है कि अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग को भी अगर सही से इस्तेमाल करते हैं तो पैसा बन सकता है। सब्जेक्ट टू आपको क्या क्या चीज करना चाहिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है जो हमने ऑब्जर्व किया है, 2-3 महीना हमारे क्लाइंट्स इसको यूज कर रहे हैं। बेसिकली आपको एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक में ही मार्जिन ट्रेडिंग का फायदा लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है, मेरे को लग रहा है नहीं, आज के दिन में रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, या कल इन्फोसिस का रिजल्ट आ रहा है, कोई भी हाई क्वालिटी स्टॉक जिसका रिजल्ट आ रहा है, या हमारी टीम ने कोई रिसर्च स्टॉक रिकमेंड किया, आप उसमें अपना मार्जिन ट्रेडिंग को आप यूज करो। वहां पे एक स्कोप है कि तो आप पैसा बना लोगे। जब भी आप कोई ट्रेड में एंट्री करते हो, शॉर्ट टर्म एंट्री करते हो, आपका एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि हमको इसी प्राइस में एग्जिट करना है, हमको इसी प्राइस में स्टॉप लॉस रखना है, ये बहुत जरूरी है। तो यूज स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब मार्जिन ट्रेडिंग का फैसिलिटी ले रहे हो, आप जब लिवरेज कर रहे हो, तो आपका एक क्लियर प्लान होना चाहिए, क्लियर एग्जिट और क्लियर एंट्री पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना। शॉर्ट टर्म ट्रेंड का आपको इसका एक एडवांटेज लेना चाहिए, जब बाजार शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव ट्रेंड है, या ये आपको लग रहा है वो आप समझ में आ रहा है, तो आपको करना चाहिए। मार्जिन ट्रेडिंग में आपको इंटरेस्ट लग रहा है, होल्डिंग पीरियड आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हैं कि अगर आप लिवरेज करते भी हो तो आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है। मार्जिन कॉल आपको आ सकता है, अगर मान लीजिए आपका शेयर का दाम बहुत ज्यादा गिर गया है, बीच बीच में आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको स्टॉक लिए, लिवरेज में लिए, अगर पैसा बन रहा है वहां, तो आपको पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बुलिश बाजार है, बाजार तेजी साइड में रहता है, जैसे अभी आप देख रहे हो 1-2 महीना से बाजार बहुत अच्छा है, इस तेजी में आपको एमटीएफ का जो आपका जो लिवरेज वाली चीज है, उसको आप उस समय ज्यादा इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपका पैसा बनने की ज्यादा उम्मीद है। डाइवर्सिफाइड जो मैंने बोला है, आपके पास चाहे 1 लाख रुपया हो, चाहे 10 करोड़ रुपया हो, मैं यही बोलता हूँ हरदम आप डाइवर्सिफाइड रहो। मार्जिन ट्रेडिंग में भी आपको एक हरदम कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम 7 से 8 स्टॉक, 10-12 स्टॉक में पैसा जरूर होगा। और फाइनली आपको जो चार्जेस उसके लग रहे हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली होता है कि जब आदमी मार्जिन ट्रेडिंग करता है तो कहीं ना कहीं बह जाता है कि भाई मैंने 100 शेयर लेना था, मैंने 500 शेयर ले लिए, 300 शेयर ले लिए, तो वो भी ध्यान रखने का वाली चीज है कि आपको उसके बैकग्राउंड में चार्जेस भी लग रहे हैं, आपको इंटरेस्ट भी लग रहा है। हाँ, तो आपको एक एक प्लान बना के आपको मार्जिन ट्रेडिंग या लीवरेज का आपको फायदा लेना चाहिए। सो मेरे एंड से जो एक ऑब्जर्वेशन था, जो मैं पार्टनर्स लोग से, क्लाइंट लोग से मिलता था पैन इंडिया लेवल में, वो मैंने डिस्कस किया है बेसिकली। और जो एक थॉट प्रोसेस हमारी टीम का रिसर्च का हरदम यही रहा है कि जो हमने 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है, जहां हमने सीखा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा बना रहे हैं, एक क्लाइंट है वो ढंग से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डाइवर्सिफाइड है, अच्छा स्टॉक ले रहा है, प्रूडेंट का रिसर्च एकोमोडेशन इस्तेमाल कर रहा है, वहां पैसा बन रहा है। तो मेरी मेरे क्लाइंट से, पार्टनर से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो गलतियां बाकी सब कर रहे हैं, हमें हमें वो नहीं करनी है। और प्रूडेंट का जो रिसर्च है, जो हम लोग हर तरह से जो सर्विस दे रहे हैं, उसको आप यूज करो एज अ क्लाइंट, आप उसको कैसे अपने
इन्वेस्टिंग स्टाइल की तरह ट्रेडिंग को भी इन्वेस्टिंग स्टाइल में ला सकते हो, ताकि अल्टीमेटली आपका आपका पैसा बने, आपका वेल्थ क्रिएट हो। और एटलीस्ट आपका एक स्टॉक ब्रोकिंग रिलेटेड जो एक बिटर एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं सर पैसा नहीं बनता है, कम से कम वो आपका कम हो जाए, दूर हो जाए, हमारी यही चेष्टा रहे। तो थैंक यू फ्रॉम माई साइड। आई ओवर टू निहाल। या प्रदीप भाई, ओवर टू यू सर। थैंक यू अंकुश जी। नेहा स्क्रीन विजिबल? यस सर। ओके। सो एज यूजुअल निफ्टी पे व्यू के साथ शुरुआत करते हैं। लास्ट मंथ के रिपोर्ट में हमने बताया था कि 25,307 जो कि ऑल टाइम हाई बना था लास्ट ईयर, उसके बाद हमने बड़ा करेक्शन देखा था। तो उस पूरे फॉल का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल 25,307 था। वो हमने बताया था कि नेक्स्ट अपसाइड टारगेट है और उसको डिसाइसिवली क्रॉस कर लेता है निफ्टी, तो वे 26,277 जो सितंबर लास्ट ईयर में टॉप बना था वो नेक्स्ट मेजर टारगेट रहेगा। साथ ही हमने ये भी कहा था कि 34 और 20 वीक की मूविंग एवरेजेस इन लेवल्स के आसपास है, 23,800 और 23,500, और ये मेजर सपोर्ट्स हैं। ये जब तक ब्रेक नहीं है तो तब तक हमारा ओवरऑल व्यू पॉजिटिव रहेगा और लॉन्ग पोजीशंस या पॉजिटिव व्यू होल्ड करके चलना चाहिए। निफ्टी ने इनिशियल फेज में जून के इनिशियल फेज में डबल बॉटम बनाया 24,500 के आसपास, और फिर वहां से एक बड़ी अपमूव देखी है हमने, और 25,669 का हाई बनाने के बाद इंडेक्स ने मंथली बेसिस पे 25,517 पे क्लोज दिया जून महीने में। पूरे महीने की बात करें तो 3% के गेंस देखे गए, और ये निफ्टी के लिए चौथा लगातार मंथ रहा गेंस का। और इसने अगर क्लोज की बात करें तो सितंबर 24 के बाद का हाईएस्ट मंथली क्लोज भी दिया। आगे के लिए क्या आउटलुक है, तो 26,277 जैसे मैंने बताया वो हम नेक्स्ट मेजर टारगेट लेके चल रहे हैं। ऑन द लोअर साइड, जैसे कि मैंने बताया, मंथ के बिगिनिंग में ही 24,500 के आसपास डबल बॉटम बना था। टू बी प्रिसाइज 24,473 का मंथली बॉटम था जून में, तो वो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। और जो मूविंग एवरेजेस हम क्लोजली ट्रैक करते हैं 20 और 34 वीक मूविंग एवरेजेस, वो अभी 24,000 के आसपास आ गई है, तो ये मेजर सपोर्ट रहेगा। तो जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते, ओवरऑल जो बायस है इन्वेस्टमेंट वाला वो पॉजिटिव रहेगा। जो ट्रेडिंग के सपोर्ट्स हैं वो हम डेली वीकली बेसिस पे डिस्कस करते रहते हैं, पर ये ओवरऑल लार्ज पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये मेजर व्यू है। फिर आ जाते हैं कुछ सेक्टरल इंडाइसेस की जिसकी हमने पहले बात की थी, उस पे क्या अभी चल रहा है रुझान। तो निफ्टी बैंक पे हमने मई वेबिनार में एक पॉजिटिव व्यू इनिशिएट किया था जब ये 55,000 का था, और हमने ओवरऑल सेटअप के चलते इस पे 61,000 का बड़ा टारगेट आएगा आने वाले कुछ महीनों में, वो बात की थी। इंडेक्स ने इस लास्ट मंथ जो जून का महीना था उसमें 57,628 का हाई बनाया, और अभी ये 57,600 के आसपास ही है। तो ये 61,000 का जो मेजर टारगेट है उसको हम रीइटरेट करते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है उसको रिवाइज करके 52,160 पे ले आना चाहिए, जो इसकी 34 वीक मूविंग एवरेज है। और हमने ईटीएफ की भी बात की थी कि निफ्टी बैंक को प्ले करने के लिए काफी सारे ईटीएफ्स भी अवेलेबल है, तो उनके थ्रू इस पे पॉजिटिव लिया जा सकता है। इसके अलावा पीएसयू बैंक इंडेक्स का हमने जिक्र किया था लास्ट वेबिनार में, अ, जून 5 को जो वेबिनार किया था उसमें हमने बताया कि निफ्टी पीएसयू बैंक के वीकली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, और ये अपने 8,053 का जो टॉप बना था जून 24 में लास्ट ईयर, उसको रिटेस्ट कर सकता है। तो इनिशियल पार्ट में करेक्शन देखा गया जून में, और फिर वहां से रिबाउंड होके अभी 7150 के आसपास है। तो ये व्यू भी हम रिट्रेट करते हैं, इस इंडेक्स पे भी हम काफी बुलिश है, और इस इंडेक्स को भी ईटीएफ के जरिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। पीएसयू बैंक 20 और पीएसयू बैंक आई ईटीएफ, दो ईटीएफ है जिसके थ्रू ये पोजीशन ली जा सकती है। और यहाँ पे 6470 का ये इंडेक्स में अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पे ये दोनों मूविंग एवरेजेस अभी प्लेस्ड है, 20 और 34 वीक मूविंग एवरेजेस। तो इसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है, नए लॉन्ग्स भी बनाए जा सकते हैं। एक नया इंडेक्स व्यू हम इस बार इनिशिएट कर रहे हैं, और वो इंडेक्स है निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स। अभी ये करीबन 12,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें लास्ट ईयर जो टाइम हाई बना था इसके बाद एक बड़ा करेक्शन देखा गया,
और फिर वहां से रिकवर होके अभी ये वीकली चार्ट्स पे एक अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। और हमको लगता है कि ये भी वापस से आने वाले थोड़े महीनों में 13,607 का जो इसका लास्ट ईयर ऑल टाइम हाई बना था, इसको जल्दी रीटेस्ट कर सकता है। तो इसको भी ईटीएफ के थ्रू बाय किया जा सकता है। और ऑयल आई ईटीएफ एक ईटीएफ है जिसके थ्रू इस पे पोजीशन ली जा सकती है। करीबन 12 रुपए के आसपास ये चल रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ये ईटीएफ है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। यहाँ पे 10,800 एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे 34 वीक मूविंग एवरेज है जिसका एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है लॉन्ग पोजिशन। फिर आ जाता है हमारी जो ऑफरिंग्स है प्रू अल्फा। प्रू अल्फा हमारे उस ऑफरिंग का नाम है जो हम 1 से 2 महीने के लिए देते हैं। और ये प्योरली चार्ट्स के बेसिस पे होता है, इसमें हम कोई फंडामेंटल नहीं कंसिडर करते। बेसिकली इसमें थीसिस ये रहता है कि एक लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड में जो स्टॉक होता है मंथली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे, और फिर वो एक डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म करता है कंसोलिडेशन के फेज के बाद, तो वहां पे हम बाय इनिशिएट करते हैं। और यूजुअली उसमें 34 डे मूविंग एवरेज का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करते हैं। इसमें टिपिकली जो टारगेट होता है वो 10% के आसपास होता है, 7 to 10%, और स्टॉप लॉस 5 to 7% के रेंज में होता है। और यूनिवर्स जैसे कि अंकुश जी ने भी मेंशन किया, इसमें हम निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है उसमें जो 500 स्टॉक है उसमें से ही देते हैं। और बेसिकली हमारे जो सारे ट्रेडिंग के कॉल्स हैं जिसमें हम टेक्निकल चार्ट्स के बेस पे कॉल्स देते हैं, उसमें सारों ही में हम निफ्टी 500 का इंडेक्स में से ही स्टॉक देते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग वाले चीज में लिक्विडिटी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमको निफ्टी 500 में विदाउट डाउट मिल जाती है। तो सारे ही हमारे चार्ट या मोमेंटम या डेरिवेटिव में भी, डेरिवेटिव में तो खैर एक अपने पास ऑलरेडी लिस्ट है जिसमें डेरिवेटिव स्टॉक्स है। और यूजुअली हमारा ये रहता है एंडेवर के काफी लिक्विड स्टॉक हो और जिसमें कोई डाउट नहीं हो वैसे ही स्टॉक में से हम कॉल्स दिए, तो निफ्टी 500 इसमें यूनिवर्स रहता है। तो अगर लास्ट मंथ की बात करें जून महीने में, तो टोटल 8 रिकमेंडेशन थी जो प्रीवियस वाली क्लोज हुई या हमने नई इनिशिएट की। तो उसमें 3 है उसमें टारगेट अचीव हुए और 5 ओपन है। ट्रूग्रो जैसे अंकुश जी ने बताया, ये हमारा थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के होराइजन से है, जिसमें 10 से 12 महीने का एक होराइजन होता है। और इसमें बेसिकली हम मंथली चार्ट्स पे, प्राइमरी ट्रेंड जो है वो मंथली चार्ट है इसका, उसमें ओवरऑल अप ट्रेंड में है। और उसके बाद जो वीकली चार्ट्स में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है वो स्टॉक कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे यूजुअली जो स्टॉप लॉस रहता है वो 34 वीक मूविंग एवरेज का रहता है। यहाँ पे जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है वो करीबन 20 से 30% की होती है, और 10 से 15% का इसमें करीबन स्टॉप लॉस रहता है। और इसमें हम एक रेंज देते हैं एक्यूमुलेशन के लिए, क्योंकि लॉन्गर टर्म कॉल्स है, बड़े चार्ट पे देख के हम कॉल देते हैं। 10 से 12 महीने का होराइजन है तो जिसके बीच में वॉलेटिलिटी मार्केट में अक्सर आती रहती है, तो एक रेंज देते हैं हम 10% की, उसके बीच में इसको एक्यूमुलेट करना होता है। और इसमें भी यूनिवर्स है वो निफ्टी 500 का रहता है। लास्ट मंथ हमने 2 स्टॉक पे इनिशिएट किए कॉल्स, एलआईसी और इनकॉपर। और ये सारे रिपोर्ट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं, तो उसमें रैशनल के साथ आपको सारा मिल जाएगा रिपोर्ट कि क्यों हमने इस पे इनिशिएट किया है बाय। और दैट वाज फ्रॉम माय साइड, ये हमारा डिस्क्लेमर है। जो भी हमारा पास्ट रिकॉर्ड है या परफॉर्मेंस है वो जरूर नहीं है कि फ्यूचर में भी रेप्लिकेट हो। जो भी स्टॉक हम डिस्कस करते हैं उसमें हमारे क्लाइंट्स की या पर्सनल होल्डिंग भी हो सकती है। और डिटेल डिस्क्लेमर के लिए यू शुड फॉलो दिस लिंक। With this, I will hand over the presentation to Nihal. Virendra will take over. थैंक यू प्रदीप भाई। तो डायरेक्टिव में हम इस सीरीज के अंदर जो हमने एक्सपेक्टेशन लास्ट वेबिनार में आपके साथ जो शेयर किया, तो
ये निफ्टी के अंदर हमने एक स्टॉप लॉस बताया था 24,460 जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट था, और निफ्टी ने 24,473 का लो टच किया था 13 जून, और फिर वहां से एक अच्छा रिबाउंड देखा। एंड निफ्टी ने जो हमने फर्स्ट टारगेट ऑफ 25,500 दिया था वो लास्ट डे ऑफ जून सीरीज पे इसने अचीव किया एंड टच डे हाई ऑफ 25,565। वहीं बैंक निफ्टी में भी देखें तो बैंक निफ्टी में जो हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर किया था वो 55,000 वाज द वन जो इमीडिएट सपोर्ट था उस टाइम। और बैंक निफ्टी ने भी 55,150 का एक लो टच किया था जून के मिड के अंदर, और फिर वहां से भी एक अच्छा रिबाउंड देखा एंड इट टच डे हाई ऑफ 56,693। तो जून सीरीज में हम देखें तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपना विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू किया फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव सीरीज, और निफ्टी 2.9% गेन के साथ, तो वहीं बैंक निफ्टी है वो 3% गेन के साथ क्लोज हुआ जून सीरीज। ये जो डेटा है ये ओवरऑल रोल ओवर और निफ्टी और बैंक निफ्टी में रोल ओवर कैसा रहा। तो ओवरऑल रोल ओवर अब देखें तो इट इज एट 93% जुलाई। ओवरऑल रोल ओवर आप देखें तो इट इज एट 93%, इट इज स्लाइटली हायर देन द लास्ट मंथ ऑफ 92%, और वहीं इवन जो 3 मंथ और 6 मंथ जो एवरेज है उससे भी हायर है। वहीं निफ्टी का जो रोल ओवर है दैट इज एट 80% कंपेयर टू 79% जो लास्ट सीरीज में था, एंड इवन हायर देन द 3 मंथ एवरेज ऑफ 78%। बैंक निफ्टी का रोल ओवर देखें तो इट इज स्लाइटली लोअर कंपेयर टू लास्ट सीरीज, और 3 मंथ एवरेज से भी लिटिल बिट लोअर है वो। तो ये एक एक्सपायरी का स्नैपशॉट है जो जुलाई सीरीज की शुरुआत में जो पोजीशन है कंपेयर टू जून सीरीज। तो हम अगर निफ्टी का फ्यूचर का हुआ नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 9% हायर, ये 1.63 करोड़ के ओआई पे शुरू हुआ है, और वहीं बैंक निफ्टी के अंदर 21% हायर हुआ है एट 0.23 करोड़। ये जो डेटा है ये इंडिकेट करता है कि जो इंस्टीट्यूशनल्स का नेट लॉन्ग पोजीशन होता है सीरीज की शुरुआत में वो क्या है। तो इस सीरीज में हम देखें तो जुलाई सीरीज के अंदर एफआई का जो नेट लॉन्ग पोजीशन है वो 37.9% है कंपेयर टू 19.7, और इवन लास्ट 6 मंथ के जो एवरेज देखें तो इट इज इन हायर देन द लास्ट 6 मंथ एवरेज इवन। और वहीं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ये जो रेड बार है ये जो नेट लॉन्ग पोजीशन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का है, इट इज फॉर जुलाई सीरीज एट द बिगनिंग इट इज एट 61.4, slightly lower than the last month average of 65.5, but still higher in tandem with the 6 month का जो average हम देखें तो it is in tandem with the 6 month average। ये जो चार्ट है दिस इंडिकेट्स जो ओपन इंटरेस्ट जो जुलाई सीरीज के अंदर है, क्योंकि जुलाई सीरीज की जो एक्सपायरी है दैट इज जो मंथली एक्सपायरी है वो 31 जुलाई को है। तो वहां पे कॉल ऑप्शन में जो हाईएस्ट हुआ है वो 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, और वहीं पुट ऑप्शन में ये जो ओआई है वो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है। वही सेक्टर्स जहाँ पे हमने एक हायर रोल ओवर देखा तो वो ऑटोमोबाइल है, सीमेंट है, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा इंजीनियरिंग और टेलीकॉम है जहाँ पे हमने एक अच्छा हायर रोल ओवर देखा है। और वही सेक्टर्स जहाँ पे लोअर रोल ओवर है इस सीरीज में वो बैंकिंग एंड फाइनेंस, एफएमसीजी, मेटल, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर एंड टेलीकॉम। वही स्टॉक्स जहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखा है तो वो यूपीएल है, क्रॉम्पटन है, टाइटन, डाबर एंड जीएसडब्ल्यू स्टील। और वहीं स्टॉक्स जहाँ पे हमने वीक रोल ओवर देखा तो वो एलआईसीआई इंश्योरेंस, ब्लू स्टार, इरडा, एंजल वन एज वेल एज मनोप। तो ये जो ओवरऑल ये जो व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिस इज फॉर नेक्स्ट 15 to 20 डेज का एक व्यू है। तो इसके अंदर हम देखें तो निफ्टी में 25,000 जो जहाँ पे हमने पुट ऑप्शन का एक हाईएस्ट ओआई है इवन फॉर जुलाई सीरीज, तो वो एक इमीडिएट सपोर्ट है, और वहाँ पे इवन डेली चार्ट्स पे मूविंग एवरेज के सपोर्ट भी है, तो वो एक इमीडिएट सपोर्ट है। और वो यदि किसी कारण ब्रीच होता है तो 24,460 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट, और उसके नीचे 24,100 वुड बी द अदर लेवल टू वॉच आउट। वहीं अपसाइड के अंदर जो 25,669 जो इस हफ्ते का हाई है वो क्रॉस होता है तो 26,277 जो कि लाइफ टाइम हाई है निफ्टी पे, दैट वुड बी द टारगेट लेवल टू आई।
वहीं बैंक निफ्टी में यदि हम देखें तो 56,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है, और जिससे स्टॉप लॉस से वन कैन कीप लॉन्ग पोजीशन, और ये यदि किसी कारण ब्रीच होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट विल बी एट 55,150, जो हमने मिड जून में जो लो बनते हुए देखा था, और उसके नीचे 53,500 अदर सपोर्ट लेवल टू वॉच। वहीं अपसाइड के अंदर 57,630 जो हाई बनाया अभी रिसेंटली, उसके ऊपर 58,800 और 60,000 आर द लेवल्स टू हाई फॉर बैंक निफ्टी। ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो कि हम यूजुअली ट्रेडिंग के हिसाब से देते हैं 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन पे, और इसमें जो यूनिवर्स होता है वो एफ&ओ इंडाइसिस या फिर स्टॉक्स का होगा। तो लास्ट मंथ यदि हम देखें तो हमने टोटल 24 कॉल्स इसमें दिए थे, और उसमें से 20 कॉल्स में पॉजिटिव रिटर्न मिला, और वहीं 4 कॉल्स के अंदर या फिर तो स्टॉप लॉस या फिर नेगेटिव रिटर्न मिला। एंड दिस इज द स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटेजी का जो परफॉर्मेंस है फॉर लास्ट 6 मंथ। इसके अंदर यूजुअली जो हमारा जो क्राइटेरिया होता है ऑप्शन स्ट्रेटेजी में, तो यूजुअली जो स्टॉक्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आवर्ली चार्ट्स पे देते हैं, और जहाँ पे एक अच्छा लिक्विडिटी एट द सेम टाइम एक अच्छा ओआई बिल्डअप होता है, उसी हिसाब से हम वो स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं एंड वी गिव द कॉल। This is the detailed disclaimer. Investment in secondary market are subject to market risk. So read all the related documents carefully before investing. और ये detailed disclaimer now hand over to Mia. Thank you everyone. हेलो। तो एवरी टाइम की तरह पहले हम इंडेक्स रिटर्न से शुरुआत करते हैं कि लास्ट 1 मंथ में हाउ हैव द इंडाइसेस परफॉर्म्ड इन इंडिया, इन एशिया एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो निफ्टी की बात करें तो आज से लेके लास्ट 1 मंथ में निफ्टी इज अप अराउंड 1.4%, सेंसेक्स 1.2%, मिड कैप भी 1% जितना अप है एंड स्मॉल कैप 2% जितना बड़ा है। तो अगर हम बात देखने जाए तो ज़्यादा रिटर्न में डिफरेंस ज़्यादा रहा नहीं है। तो एक्साइटिंग 1 मंथ नहीं था लास्ट मंथ मार्केट के लिए, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि उसके पहले के महीने हमने काफ़ी एक बड़ा अप मूव देख चुके थे। दैट वाज द स्मॉल कैप एंड मिड कैप का जो रिबाउंड था लास्ट मंथ में, बिफोर दिस मंथ वाज वेरी गुड। तो इस वीक थोड़ा कूल मंथ रहा है। तो जब बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की तो नैस्डैक, S&P 500, डाउ जोन्स 5% के आसपास तीनों बड़े हैं। द अमेरिकन मार्केट्स हैव अगेन परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द लास्ट 1 मंथ। और अगर एशियन मार्केट्स की बात करें तो कॉस्पी हैज बीन दी आउट परफॉर्मर। अगर बात करें मैक्रोस की इंडिया में तो जीएसटी कलेक्शन का जो ग्रोथ था वो स्लोएस्ट था इन द लास्ट 4 इयर्स। बट इसको हमें बहुत ही बड़े नेगेटिव की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो लास्ट 2 मंथ्स में बहुत ही बड़ा ग्रोथ हमको देखने को मिला था। मई में 16% ग्रोथ था, अप्रैल में 13% ग्रोथ था। और अगर इस 6% को भी अकाउंट करें तो इस कैलेंडर ईयर में भी अभी तक 11% जीएसटी कलेक्शन का ग्रोथ है। दैट इज अ वेरी गुड नंबर अगर हम लास्ट 6 महीने की बात करें तो ये देख के कि 4 इयर्स में सबसे स्लो है, इज द इकोनॉमी स्लोइंग डाउन और नॉट, तो उतना हमें वो नहीं करना चाहिए वरी, और आगे के मंथ्स के लिए भी वेट करना चाहिए। एंड ये भी है कि क्रेडिट ग्रोथ भी स्लो था उसके साथ ही अगर आप देखो तो 9.8% ये ही काफी 2022 मार्च से सबसे ज्यादा स्लो है ये ग्रोथ। और ये सब को ही मद्देनजर रखते हुए हमको लगता है कि जो आरबीआई ने अभी जो बम्पर रेट कट अनाउंस किया था, सीआरआर में भी कट अनाउंस किए थे, ये सब आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया होगा एंड उसके हिसाब से उन्होंने सिर्फ रेट कट ही नहीं सीआरआर में भी कट दिए थे। और ये सबको एड किया है इन्फ्लेशन ने जो काफी लो था बिल्डिंग अप टू द मीटिंग। एंड इसके बाद भी जो नंबर रिपोर्ट हुआ है मई में 2.82%, दैट इज बिलो द आरबीआई कंफर्ट रेंज। आरबीआई का कंफर्ट रेंज 4% है एंड प्लस -2 जो है उनका रेंज रहता है।
तो 4% से काफी नीचे था, 2.82%। तो हम यही बता रहे हैं कि ये सब चीजों को कंसिडर करके जो स्लोइंग ग्रोथ है उसमें वापस फ्यूल भरने का, नॉट ओनली फॉर द इकोनॉमी, फॉर क्रेडिट ग्रोथ ऑल्सो, एंड जो इन्फ्लेशन है जो एक्सपेक्टेड है कि अगर आगे जाके लिक्विडिटी इंक्रीज होती है मार्केट में तो इन्फ्लेशन कैन गो अप, बट उसमें भी एक कंफर्ट रेंज में है हम, तो वो सब मद्देनजर रखते आरबीआई डिसाइडेड टू डू दी रेट कट एंड दी सीआरआर कट्स एज वेल। तो अगर आप देखो एफआईआई की बाइंग में, तो लास्ट 4 मंथ्स में वो कांस्टेंट बाइंग रही है। यस, यू कैन आर्ग्यू के जितना सेलिंग उन्होंने किया था उसके पहले के 4-5 महीनों में उतना तो बाइंग नहीं आया है। यस, बट वी शुड लुक एट द पॉजिटिव, एंड वो है कि लास्ट 4 मंथ्स में सेलिंग नहीं हुई है। इंस्टेड छोटे छोटे अमाउंट्स में द एफआईआई हैव बॉट। अनसर्टनिटीज अभी भी लिंगर कर रही है इन द ग्लोबल इकोनॉमी, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट द सिचुएशन इज गेटिंग बेटर एंड वी आर गेटिंग क्लैरिटी विथ एवरी पासिंग डे। टेरिफ्स कैसे रहेंगे, ग्लोबल ग्रोथ में कैसे अप और डाउन जा सकता है, जो वॉर है वो अभी भी चल रहा है बट उससे ज्यादा इम्पैक्ट वो आ नहीं रहा है। ईरान और इसराइल का जो सीज फायर हुआ उसने भी काफी हेल्प किया था बीच में, अगर आपने देखा हो तो क्रूड के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, पर वो भी अब एक नॉर्मलाइज्ड लेवल पे वापस आ रहे हैं। तो काफी क्लाइंट्स का ये फेवरेट सब्जेक्ट रहता है कि आईपीओज आ रहे हैं, आईपीओ में सब्सक्राइब करना है। तो ये हम देख सकते हैं कि आईपीओ मार्केट में काफी बड़ा बूम पिछले 4-5 सालों में देखा था। क्यूआईपीज में भी एक काफी अच्छा अपमूव हमने देखा था। जब देख सकते हैं FY23 में सिर्फ 11 क्यूआईपीज आए थे और FY25 में 85 क्यूआईपीज आए थे, तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन अच्छे थे, तो उसके हिसाब से भी कंपनीज ने काफी कैपिटलाइज किया उस हाई वैल्यूएशन पे जाके, चीपर फंड वो लोग लेके आए थे। पर मैं ये आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, इट इज बिकॉज जो हमने लेटेस्ट प्रू आइडिया में कंपनी पे इनिशिएट किया है, दैट इज डैम कैपिटल एडवाइजर, एंड वो इसी फील्ड में काम करता है। तो आप देख सकते हो कि क्यूआईपी और आईपीओ क्यों आता है, क्योंकि या तो इन्वेस्टर्स को एग्जिट चाहिए इन आईपीओ, तो ओएफएस का रहता है वो आईपीओ ले आता है, या तो उनको फ्रेश मनी चाहिए, तो उसके हिसाब से वो लोग आईपीओ लेके आते हैं। तो जो फ्रेश मनी चाहिए वो क्यूआईपीओ और आईपीओ में रहता है। तो ये जो स्टोरी है आईपीओ की, हम देख सकते हैं कि अच्छा सा ग्रोथ आ रहा है, एंड द अमाउंट, ये तो सिर्फ हमने नंबर देखा है, पर द अमाउंट ऑफ आईपीओ दैट आर कमिंग एज वेल, इट इज ह्यूज। आपने कभी सोचा था कि hyundai जितना बड़ा आईपीओ इतने हजारों करोड़ का आएगा? किसी ने नहीं सोचा था, पर वो आया है। तो द फंड रेजिंग स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेरी बिग। जो एक्सपांशन हो रहा है कॉर्पोरेट्स में भी, वो सब फंडिंग के बेस्ड है, एंड पीपल आर लुकिंग एट द रूट ऑफ इक्विटी देन डेट। तो उन सब के हिसाब से आप देख सकते हो कि इंडिया का जो फंड रेजिंग स्टोरी है आगे जाते नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा पिक्चर पेंट करता है। तो उस स्टोरी पे प्ले करने के लिए जो डायरेक्ट कंपनी है दैट इज डैम कैपिटल एडवाइजर्स। तो डैम कैपिटल ने एक बहुत ही आईडीएफसी का जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो वर्टिकल था उसको अक्वायर करके धर्मेश मेहता जी ने ये कंपनी का शुरुआत किया था। तो आप देख सकते हैं कि पहले 8.2% उनका मार्केट शेयर था FY21 में फॉर दी आईपीओज, वो बढ़ के अभी 13% से भी ज्यादा हो चुका है आईपीओज एंड क्यूआईपीज के लिए इन FY25। तो ये आप एक चीज मार्क कीजिएगा कि कोई भी मर्चेंट बैंकर जो नया आता है उसको स्लो स्टार्ट करना पड़ता है। उसको जैसे मर्चेंट बैंकिंग में लीड मैनेजर नहीं बनाते हैं, उसको आगे पीछे के काम ज्यादा देते हैं, उसमें अगर वो अच्छा प्रूव करते हैं तो फिर आगे जाके उनको बड़े आईपीओस मिलते हैं, बड़े उनको क्यूआईपीज मिलते हैं, उनको लीड मर्चेंट बैंकर्स बनाया जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो डैम कैपिटल ने भी फॉलो किया था। अगर आप देखो तो उन्होंने 8 आईपीओ किए थे जो 13,600 करोड़ के थे। उसमें से एक आईपीओ था एफकॉन्स का, वो खुद 8,400 करोड़ आजू बाजू का था। तो 8,400 करोड़ का आईपीओ अगर किसी कंपनी को मिल रहा है तो ये दिखाता है कि उसने एक अच्छा सा ट्रैक रिकॉर्ड अपना बना चुकी है वो, एंड आगे जाके वो और बड़े आईपीओ के लिए बिड कर सकता है, वो बड़े आईपीओ में मर्चेंट बैंकर बन सकता है।
और बड़े आईपीओ में आप मर्चेंट बैंकर बनो, मतलब आपको जो फीस है 2-2.5% जो आईपीओ का टेक रेट रहता है, उसमें से आपको फीस ज्यादा अच्छी आ सकती है। उनको मेहनत एक जैसी लगती है, उनको इन्वेस्टर उतने ही लाना है और उनको सब्सक्राइब कराना आईपीओ। पर अगर बड़ा आईपीओ होता है तो मान लीजिए 1,000 करोड़ का 2% और 100 करोड़ का 2%, आप खुद ही एक नंबर का एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो ये बात हुई डैम में। आगे जाके क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो आगे जाके उन्होंने 16 आईपीओ फाइल कर चुके हैं, जिसमें से 6 में वो मर्चेंट सॉरी लीड मैनेजर्स है। तो उससे उनका टेक रेट भी बढ़ता है। तो बीइंग द लीड मैनेजर टेक रेट बढ़ता है, हेंस वी बिलीव कि FY 26 में वो लोग एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आगे जाके उनका आ सकता है, बेस्ड ऑन दी आईपीओ दैट दे हैव फाइल्ड। आज तक उन्होंने 78 इक्विटी कैपिटल मार्केट्स के ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। उसमें QIPs भी आ गए, OFS भी आ गए, वो IPOs भी आ गए, वो सब आ गए। सो दिस प्रूव दैट दे हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, जिसके ऊपर से आगे जाके वो फॉर दिस ईयर FY 26 वी एक्सपेक्ट द प्रॉफिट टू बी ऑफ अराउंड 147 करोड़। एंड एक 12 का मल्टीपल देते हम एक 290 रुपीज के टारगेट प्राइस पे अराइव करे हैं। और ये FY 26 के लिए, ये FY 27 के लिए हम प्रोजेक्शन अभी तो इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज इट इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ DRHP इट फाइल्स। अगर उन्होंने DRHP कैसे फाइल करते हैं उसके हिसाब से हम 27 का टारगेट प्राइस आगे दे सकते हैं। तो जैसे ही हमको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी FY 27 के रेवेन्यू की, वी विल अपग्रेड दिस स्टॉक एंड उसका टारगेट प्राइस आगे जाके और बढ़ा सकते हैं। पर अभी भी अराउंड 15% जितना उसका 9 मंथ्स में रिटर्न हमको आता हुआ दिख रहा है। तो उस हिसाब से भी आप एक लॉन्ग टर्म गेम के लिए डैम कैपिटल को ले सकते हैं। जो रिस्क है, इसलिए लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें रिस्क भी है। जैसे कि Q4 FY 24 में आपने देखा होगा कि आईपीओ आए ही नहीं थे। जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 तक आईपीओ में उतने ज्यादा आईपीओ मार्केट में हलचल नहीं रहा था। उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट 75% घट गया था Q4 में YOY। तो इसलिए इस कंपनी को आप क्वार्टर वाइज ना देखें, इसको एनुअल बेसिस पे इसको जज करें इस कंपनी को, वो हमारी रिक्वेस्ट है। एंड इसके ही हिसाब से हम हम आपको बता रहे हैं कि इसमें एक अपस्विंग डाउनस्विंग आ सकता है बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल मार्केट्स। तो इसलिए लॉन्ग टर्म जो कैपिटल रेजिंग का गेम है उस पे ये प्योर बेट है। एंड इसलिए इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म एंड आपको कैपिटल मार्केट्स पे भरोसा है, so DAM Capital is a good option to play this game. And thank you. This is the disclaimer. So if you have any other questions, please ask sector related questions, talk related questions के लिए हमारा जो WhatsApp का चैनल है उस पे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई सेक्टर रिलेटेड क्वेरी है और कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू। इन प्रो ग्रोथ थोड़ा टेबल के कॉलम में इंटरचेंज हो गया था, तो वो मैंने पिक्चर पोस्ट कर दिया है चैट बॉक्स में, सो यू कैन रेफर टू दैट। और इसके डिटेल रिपोर्ट यू विल गेट इन टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करोगे प्रो ग्रो, तो सारे ही प्रो के रिकमेंडेशन आ जाएंगे। So there is a question for cement sector expectation 2026 के लिए। तो सीमेंट सेक्टर पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमने एक कंपनी भी है जो हमारे प्रू आइडिया में सीमेंट सेक्टर की है, दैट इज बिरला कॉरपोरेशन। तो बिरला कॉरपोरेशन स्टॉक बाय करके आप ये सीमेंट सेक्टर में प्ले कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ, एनर्जी सेक्टर डज लुक लाइक अ गुड सेक्टर ग्रोथ के लिए, पर उसका काफी ज्यादा जो पॉजिटिव्स है वो प्राइस्ड इन हमें लगता है। एंड उसकी वजह से हमारा एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी में हमने एक एक्मे सोलर करके कंपनी है उस पे इनिशिएट किया है। तो आप एनर्जी सेक्टर के लिए एक्मे सोलर करके जो स्टॉक है वो आप बाय कर सकते हैं। एंड एनर्जी से भी ज्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें ज्यादा ग्रोथ आता हुआ हमको लगता है। तो उसकी वजह से आप
रिन्यूएबल एनर्जीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करने का हमारा राय रहेगा। एंड आईटी ठीक है, एनर्जी एनर्जी और ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, तो हमने अपने टेक्निकल सेक्शन में कवर किया है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में ऑलरेडी हमने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा है, तो उस सेक्टर को प्ले करने का बेस्ट तरीका ऑयल आई ईटीएफ जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल का है वो आप लेके उसको प्ले कर सकते हो। यस, ऑयल एंड गैस सेक्टर अच्छा लग रहा है। एंड डैम कैपिटल लास्ट 1 ईयर से डाउन है, सो आप अगर देखो तो उसका आईपीओ का प्राइस, जो अपर प्राइस बैंड था, वो अराउंड 283 रुपीज था। और उसके बाद वो आईपीओ, मतलब सॉरी, जो लिस्टिंग के दिन उसके गेन्स थे, वो सारे हम देख सकते कि वही वाइप आउट हुए हैं। वो जो लिस्टिंग उसका बहुत ही अच्छा लिस्टिंग हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसका लिस्टिंग पे प्राइस अराउंड 450 आजू बाजू चला गया था। तो दैट वाज प्योरली ड्यू टू द हाइप ऑफ द आईपीओ एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद वो नीचे आया है, वो 200 रुपीज के आजू बाजू, 210 220 के आजू बाजू भी गया था, और उसके बाद अभी 250 पे है। तो दैट वाज ऑल द आईपीओ हाइप, एंड वो अभी सेटल डाउन हुआ है, इसलिए वी फील दैट दीज वैल्यूएशंस आर गुड टू टेक अ लॉन्ग टर्म बेट ऑन। उनके सिल्वर परफॉर्मेंस ईटीएफ का क्या व्यू है? क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो ना एक बार निहाल। सिल्वर ईटीएफ और 2030 एक्सपेक्टेशन। सिल्वर पे वी आर पॉजिटिव। हमने इनफैक्ट लास्ट ईयर इस पे पॉजिटिव इनिशिएट किया था। बेसिकली अगर यूएस डॉलर का सिल्वर का रेट्स देखें तो 2011 में इसने $49 का हाई बनाया था, और फिर मल्टी ईयर इसमें हमने करेक्शन कंसोलिडेशन देखा था, और उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट कंफर्म किए थे तो हमने करीबन, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, $26-27 के आसपास हमने पहला रिपोर्ट इनिशिएट किया था। और इसमें रिसेंटली हमने फिर से अपडेट दिया था। बेसिकली हमारा व्यू ये है कि इवेंचुअली ये $49 के हाई को वापस से टेस्ट कर सकता है। अभी ये $36 पे पहुंचा है। रिसेंटली इसने जो हाई बनाया था वो करीबन $37 का बनाया था, और अभी 36 पे प्लेस्ड है। तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए सिल्वर ईटीएफ को। और इसमें क्योंकि मैं डॉलर का चार्ट देखता हूँ डॉलर टर्म्स में, तो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन $30 का रहेगा, जहाँ पे इसकी मंथली चार्ट्स पे मूविंग एवरेज 36 पे ये चल रहा है। $30 के स्टॉप लॉस से 41 का इमीडिएट टारगेट और $49 का मेजर टारगेट के लिए सिल्वर ईटीएफ को एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक ये यूएस एफडीए वाला आपने ट्रैक कर रहे हैं तो देख लो एक बार निहाल, ये क्वेरी आई हुई है किसी की। इंडिया एफटीए नियर टर्म ऑन मार्केट, क्या इफेक्ट रहेगा उसका? विच सेक्टर एक्सपेक्टेड? नहीं, ये यूएस इंडिया एफटीए वो हम ज्यादा ट्रैक नहीं करते। ठीक है, एक बार देख के उसका रिप्लाई। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यूएस इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं हो सकता। जो एग्रीमेंट होगा उसमें टैरिफ तो लगेंगे ही। कितना टैरिफ है, क्या नंबर है, वो ना हम बता सकते हैं ना ट्रम्प खुद बता सकता है। बेसिकली अपना जो मेन एक्सपोर्ट जाता है वो टेक्सटाइल है इंडस्ट्री, वो काफी एक्सपोर्ट करती है। तो अगर ये अभी जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उसमें अगर इनसे रिलेटेड टैरिफ्स में कुछ ज्यादा बड़ा ऊपर नीचे नहीं होता तो टेक्सटाइल के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी नेगोशिएशन चल रहे हैं, कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आई थी कि 2 दिन में हो जाएगा डील, पर अगर डील साइन नहीं होती तो वहां पे ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बोला है कि 1 अगस्त से जो पहले टैरिफ अनाउंस की थी वो लग जाएंगी, पर कुछ ना कुछ डील अनाउंस हो सकती है। जो नेगोशिएशंस थे वो काफी टाइम से चल रहे थे, वो कंक्लूड हो गए हैं। लेट्स सी फाइन क्या आती है, उसके बेस पे अपने बता सकते हैं। पर लार्जली जो अफेक्टेड सेक्टर रहेगा वो टेक्सटाइल पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। बाकी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, पर अपना मेनली जो इकोनॉमी है वो इतना एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है। कुछ सेक्टर है वो डेफिनेटली, जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, इन पे काफी इम्पैक्ट आ सकता है। तो एक बार ये आ जाए फिर विल डेफिनेटली, निहाल है उस पे कुछ ना कुछ रिपोर्ट बनाएगा। ये अभी बात करना हवा में बातें करने जैसा हो जाएगा, इफ वी डोंट हैव अ
फाइनल नंबर। टाइम डायमेंशन मेरे ख्याल से हम लोग जो भी कॉल दे रहे हैं उसमें मेंशन कर रहे हैं। प्रूव आइडिया का तो पूरा नोट बन के जाता है, उसमें मेंशन है, क्लाइंट को मेल भी जाता है। प्रू ग्रो में भी मेंशन किया रहता है, प्रू अल्फा में मेंशन किया रहता है, विदाउट विच इज आई थिंक अशोक जी की क्वेरी है। हम लोग हर जगह से टाइम मेंशन कर रहे हैं। आप एक बार इमेज देखिए, क्योंकि इमेज जो फॉर्मेट है वो सिर्फ टेलीग्राम चैनल में ही जा सकता है। तो टेलीग्राम चैनल में आप जितने भी इमेजेस देखेंगे उसमें टाइम होराइजन दिया हुआ है सर। ओके, आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेरीज निहाल। एंड किसी का भी और भी कोई क्वेरी रहेगा तो आप व्हाट्सएप में, जो व्हाट्सएप का नंबर है निहाल वो भी शेयर कर लो, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरी